हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू शिवी स्टडी शिप। हम पढ़ रहे हैं हिस्ट्री ऑफ मेडिवल इंडिया, जिसे लिखा है सतीश चंद्रा जी ने। बुक बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर आप यूपीएससी के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं या फिर पीसीएस के लिए कर रहे हैं तो आपके लिए बुक बहुत ही अच्छी होने वाली है, और मैं यहाँ पर इस बुक को बहुत ही डिटेल में कवर करने वाली हूँ। आज का हमारा चैप्टर है चैप्टर 5, जिसमें हमारा पार्ट थर्ड आज हम कवर करेंगे। पार्ट थर्ड के अंदर जो हमारा टॉपिक होने वाला है वो है राइज ऑफ गुरिट्स, डिफीट ऑफ गजनविड। साथ में हम बात करेंगे फर्स्ट और सेकेंड जो तराइन का बैटल था उसकी, जो मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान जी के बीच में लड़ा गया था। तो ये हमारे सारे टॉपिक्स होने वाले हैं आज के। आप चाहे तो मेरे टेलीग्राम ग्रुप से भी जुड़ सकते हैं, वहाँ पर आपको सभी नोटिफिकेशन, वीडियोस के लिंक, पीडीएफ, आपको सब कुछ अवेलेबल करा दिया जाएगा। तो चलिए अपने लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। द तुर्किश कॉन्क्वेस्ट ऑफ नॉर्दर्न इंडिया। तो यहाँ पर हम स्टार्ट करने वाले हैं नॉर्दर्न इंडिया में किस तरह से, जो अब गजनविड तो देखिए पूरी तरह से ख़त्म हो जाता है, वो हम देखेंगे किस तरह से ख़त्म हुआ था। यहाँ पर होता क्या है, आफ्टर द गजनविड कॉन्क्वेस्ट ऑफ पंजाब, टू डिस्टिंक्ट पैटर्न ऑफ रिलेशन बिटवीन द मुस्लिम्स एंड द हिंदूज वर एट वर्क। अब जब यहाँ पर जो गजनविड है वो पंजाब तक फैल जाते हैं, ठीक है, वो पंजाब तक फैल जाते हैं, और पंजाब के में जब वो अपना रूल पूरा स्टैब्लिश कर लेते हैं तो यहाँ एक रिलेशन देखने के लिए मिलता है मुस्लिम्स का और हिंदूज का, ठीक है। वन वॉज द ल्योर ऑफ प्लंडर विच रिजल्टेड इन रेड्स इन टू द गैंगटिक वैली एंड राजपुताना बाय द सक्सेसर ऑफ महमूद। यहाँ पर जो महमूद गजनवी के जो आगे अब सक्सेसर यहाँ पर रेड करेंगे, तो इन सबका फेवरेट काम तो यही होता है, प्लंडर करना। इनके जो प्लंडरिंग है ये पूरा गैंगटिक वैली तक, ठीक है, यहाँ तक बिल्कुल जो भी आते थे ये प्लंडर वगैरह करके जाते थे। लेकिन अब यहाँ पर इनको जो राजपूत रूलर्स थे वो यहाँ पर इनको खड़े हुए दिखाई देंगे, जो इनको रोकने की कोशिश करेंगे। द रूलर्स ऑफ द राजपूत स्टेट पुट अ स्प्रिटेड रेजिस्टेंस अगेंस्ट दीज रेड एंड वॉन विक्ट्रीज अगेंस्ट द टर्क्स ऑन अ नंबर ऑफ ओकेजन। यहाँ पर जितना इनके लिए पहले आसान था कि आओ प्लंडर करो, लूट के ले जाओ, वो इतना आसान अब नहीं रहेगा, क्योंकि अब बहुत सारे यहाँ पर राजपूत स्टेट्स थे जो इनके लिए एक कड़ी टक्कर देने के लिए जो हमेशा इनको खड़े रहते थे। But the Ghaznavid state was no longer a very powerful state, and the gaining of a number of victories against it in a local battles made the Rajput rulers were complacent. लेकिन अब यहाँ पर होता क्या है, जिस तरह से जो गजनविड रूलर थे वो जैसे पहले बड़े पावरफुल होते थे और भारत में आते थे तो उनको कोई इतनी कड़ी टक्कर नहीं दे पाता था, अब वो वाली चीज़ नहीं रही है। टाइम के साथ साथ जो गजनविड स्टेट है वो अब उतना पहले की तरह एक पावरफुल स्टेट नहीं रहा था, क्योंकि उसकी अपनी खुद की भी बहुत सारी वॉर वगैरह चलती रहती थी, और साथ में यहाँ पर वो जो लोकल बैटल्स थी, ठीक है, उसमें तो वो बिजी रहते रहते थे, जो उनके आसपास का और दूसरा एरिया था वेस्टर्न साइड पे। और जब वो यहाँ पर इंडिया में आते थे तो यहाँ इंडिया में भी जो राजपूत थे उनकी जो पावर थी बहुत ज़्यादा स्ट्रांग हो गई थी, तो यहाँ राजपूत उनको बहुत ही आराम से हरा दिया करते थे। और कहीं ना कहीं राजपूत के मन में उन लोगों को लेकर इस चीज़ का मतलब एक विश्वास आ जाता है ना कि अब तो हम इन्हें आराम से हरा सकते हैं, तो राजपूत अपने आप को इस तरह से समझने लगे थे और वो इनको हरा भी दिया करते थे। At the second level, Muslim traders were allowed even welcome in the country, since they helped in strengthening and augmenting India's trade with the Central Western Asian countries and thus increasing the income of state. अब यहाँ पर आप देखिए, जब वही जो मुस्लिम हैं जब वो भारत में लूटपाट करने के लिए आ रहे हैं तो यहाँ पर उनको रोका जा रहा है, लेकिन दूसरी तरफ जो मुस्लिम ट्रेडर्स हैं, जो मुस्लिम व्यापारी हैं, जब वो ट्रेड के लिए भारत में आएंगे तो उनको अच्छे से वेलकम किया जा रहा था, और ये सेम टाइम की बात है, ठीक है। तो ट्रेड के लिए उनको वेलकम किया जा रहा था, क्योंकि ट्रेड से होता क्या है, किसी भी देश की जो अर्थव्यवस्था होती है वो मजबूत होती है, वो चाहे जो करने ट्रेड आ रहे हैं उनकी हो, चाहे जिस देश में वो जा रहे हैं वहाँ पर हो, दोनों का ही फायदा है। तो इसलिए ट्रेड को लेकर कोई अनबन नहीं होती थी, दोनों के बीच में ट्रेड होता था, ठीक है। सेंट्रल वेस्टर्न एशियन कंट्रीज़ के साथ भी भारत में ट्रेड चलता रहता था। कॉलोनीज ऑफ मुस्लिम ट्रेडर स्प्रैंग अप इन सम ऑफ द टाउन इन द नॉर्थ इंडिया। मुस्लिम ट्रेडर्स की कुछ कॉलोनीज भी फैलती जा रही थी। अगर हम बात करते हैं नॉर्दर्न साइड में इंडिया में जो टाउन्स वगैरह थे, क्योंकि वो यहाँ पर ट्रेड करने आते थे और फिर वो यहाँ पर उनको फ़ायदा लगता था तो वो अपने बिजनेस को यहीं सेटअप कर लिया करते थे। इन द वेक ऑफ दीज केम अ नंबर ऑफ मुस्लिम रिलीजियस प्रीचर्स कॉल्ड द सूफीज टू पंजाब। ट्रेडिंग के साथ साथ कुछ सूफी संत भी भारत में पंजाब की तरफ आ रहे थे। एंड द सूफी प्रीच द गॉस्पेल ऑफ लव, फेथ, डेडिकेशन टू द वंस गॉड। और यहाँ पर जो ये सूफी थे ये उपदेश देते थे, और इनका उपदेश कोई ऐसा नहीं होता था कि कोई किसी को भड़काने वाला, बल्कि एक लव, फेथ और गॉड के प्रति जो डेडिकेशन होती है उन सब चीज़ों की उपदेश ये दिया करते थे। They directed their preaching mainly toward the Muslim settlers, but they influenced some Hindus also. देखिए वैसे तो ये मुस्लिम थे, तो ज़्यादा जो इनकी प्रीचिंग है उससे इन्फ्लुएंस भी कौन होंगे, मुस्लिम जो सेटलर्स है वो होंगे। लेकिन उसके बाद भी इनकी जो हम कहेंगे जो सूफीज़ का जो प्रीचिंग का जो स्टाइल था वो ना केवल सिर्फ मुस्लिम सेटलर्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट करता था, बल्कि बहुत सारे हिंदूज़ को भी इन्होंने अपनी तरफ अट्रैक्ट किया।
द प्रोसेस ऑफ इंटरेक्शन बिटवीन इस्लाम एंड हिंदू रिलीजन सोसाइटी वॉज स्टार्टेड। अब यहाँ पर एक ऐसी सोसाइटी देखने के लिए मिलेगी क्योंकि यहाँ पर इस्लाम और हिंदू रिलीजन के जो लोग थे कहीं ना कहीं वो एक हो रहे थे। तो आपको जो सोसाइटी है उसमें भी उसी तरह के जो चेंजेस है वो दिखाई देंगे। जो लाहौर था वो एक सेंटर बन गया था अरेबिक पर्शियन लैंग्वेजेस का, लिटरेचर का। हिंदूज जनरल सच एज तिलक, अब बार्बर बाय कास्ट, कमांडेड द गजनविद आर्मीज इन विच हिंदू सोल्जर्स वर ऑल्सो रिक्रूटेड। यहाँ पर अभी पंजाब में किसका रोल था? जो गजनविड्स थे उनका रोल था। उन गजनविड्स की आर्मी में एक हिंदू जनरल भी हुआ करते थे जिनका नाम तिलक था, और बाय कास्ट ये बार्बर थे। और गजनविड की आर्मी में ऐसे और भी हिंदू जाट सोल्जर्स थे जो गजनविड की आर्मी में काम करते थे। These two processes might have continued indefinitely but for another large scale change in the political situation in Central Asia। यहाँ पर हो क्या रहा था? अब आपको एक बहुत ही बड़े लार्ज स्केल पे सेंट्रल एशिया की जो पॉलिटिकल सिचुएशन है उसमें बहुत सारे चेंजेस देखने के लिए मिलेंगे। वो चेंजेस हम देखेंगे किस तरह के चेंजेस हुए। टुवर्ड द मिडल ऑफ द 12th century, another group of Turkish tribesmen who were partly Buddhist and partly pagan shattered the power of Seljuk Empire। देखिए, अब ये 12th century के मिडल का टाइम है। एक और ग्रुप आता है टर्किश ट्राइब्समैन का, और ये जो टर्किश ट्राइब्समैन थे ये ऐसे थे जिसमें से कुछ तो बुद्धिस्ट थे, ठीक है ना, जो बौद्ध धर्म को मानते थे, और कुछ थे पैगन, मतलब ये ना किसी भी जो मेजॉरिटी ऑफ धर्म था उस समय किसी को भी नहीं मानते थे, कि ना हम हिंदू को मान रहे, ना मुस्लिम को मान रहे, ना बुद्धिस्ट को मान रहे, ठीक है। ये किसी भी धर्म से जुड़ना नहीं चाहते थे। इन्होंने क्या किया? इन्होंने जो शेल्जुक टर्क्स थे उनको बहुत बुरी तरह हरा दिया, ठीक है। किन्होंने? जो ये टर्किश ट्राइब्समैन आए, एक नया ग्रुप जो आया 12th सेंचुरी में, इन्होंने जो शेल्जुक तुर्क्स हैं उनको हरा दिया। इन द वैक्यूम टू न्यू पावर राउज टू प्रोमिनेंस, द ख्वारिज्म एम्पायर बेस्ड इन ईरान एंड द गुरिट्स एम्पायर बेस्ड इन गुर इन नॉर्थ वेस्ट अफगानिस्तान। ओके, अब यहाँ पर थोड़ी सी इसकी हिस्ट्री समझने की कोशिश करते हैं। देखिए होता क्या, ये इंडिया हो गया, ठीक है, ये पाकिस्तान वाला पार्ट हो गया, ये अफगानिस्तान वाला हो गया, ये इधर ईरान हो गया। अब यहाँ पर पहले इस पूरे पर किसका रूल था? गजनविड्स का रूल था। लेकिन धीरे धीरे जो ये रूल है इसकी जो पकड़ है वो होने लग जाती है कमज़ोर, ठीक है। यहाँ पर आ जाएंगे गुड्स, ठीक है ना, गुड्स आ जाएंगे। ये जो गुड्स हैं ये वही हैं जहाँ से मोहम्मद गौरी आएंगे, ठीक है। जो मोहम्मद गौरी है वो आप मान लो कि उसी के ये पूर्वज है, ठीक है। अब ये जो गुड्स हैं ये पहले गजनी की डायनेस्टी के अंडर ही काम करते थे, ये भी एक गजनविड्स थे, लेकिन बाद में जैसे ही इनको मौका मिलता है, इनकी पावर स्ट्रांग होती है, ये गजनविड्स को रजिस्ट करने लग जाते हैं, और इस तरह से रजिस्ट करते हैं धीरे धीरे कि पूरा गजनविड ही हटके और यहाँ पर जो गुड डायनेस्टी है वो आ जाती है। ओके, और यहाँ ईरान में रूल चल रहा था, जो शेल्जुक टर्क्स थे उनका रूल चल रहा था, साथ में कुछ पार्ट में जो ख्वारिज्म है उनका भी रूल चल रहा था। अब मैंने जैसे कि आपसे कहा कि यहाँ एक नई जो ट्राइब्समैन है, टर्किश ट्राइब्समैन है, वो आ रहे हैं। वो जो टर्किश ट्राइब्समैन है वो यहाँ पर आके जो शेल्जुक तुर्क्स हैं उनके साथ उनकी लड़ाई झगड़ा होगा, ठीक है। और इससे जो शेल्जुक एम्पायर है जो यहाँ पर था वो पूरी तरह से ख़त्म हो जाएगा, और यहाँ पर शेल्जुक एम्पायर ख़त्म होगा, इधर गजनविड्स एम्पायर ख़त्म होगा। तो यहाँ गजनविड की जगह कौन सा नया एम्पायर देखने के लिए मिलेगा? गुर, ठीक है। और यहाँ पर जहाँ पर शेल्जुक तुर्क्स थे वहाँ पर देखने के लिए मिलेगा ख्वारिज्म, ठीक है। इस तरह से आपको समझ में आया कि इधर गजनविड को रिप्लेस करके कौन आएगा? गुर डायनेस्टी, और इधर जो शेल्जुक तुर्क्स हैं उनको रिप्लेस करके कौन आएगा? ख्वारिज्म एम्पायर। तो इतना आपको समझ आ गया होगा। ओके, अब स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर वही बताया, दो नई पावर आपको दिखाई देंगी। एक होगा ख्वारिज्म एम्पायर जो आपको ईरान में दिखाई देगी, जो किसको हटा के आई है? शेल्जुक टर्क्स को हटा के आई है। और दूसरी आपको गुरिड एम्पायर जो आपको कहाँ देखने के लिए मिलेगी? नॉर्थ वेस्ट अफगानिस्तान में देखने के लिए मिलेगी, जो गजनविड्स को हटा कर आई है। The Gurids had started as a vassalage of Gajni but had soon thrown off their yoke। तो उसमें ये कहा गया है कि जो गुरिड्स थे वो पहले एक वेसलेज की तरह काम कर रहे थे, किसके अंडर रहकर? गजनी के अंडर रहकर ही। द पावर ऑफ द गुरिड इंक्रीज अंडर सुल्तान अलाउद्दीन। अब यहाँ पर गुरिड्स में एक बहुत ही पावरफुल रूलर आता है, सुल्तान अलाउद्दीन, ठीक है। और ये सुल्तान अलाउद्दीन ही क्या करता है? गुरिड्स को यहाँ बिल्कुल क्लाइमैक्स पे पहुँचा देता है कि वहाँ से गजनविड को हटा के और गुरिड्स की पावर को इतना इंक्रीज कर देता है। और ये एक टाइटल भी लेता है वर्ल्ड बर्नर, ठीक है ना, वर्ल्ड बर्नर, ये अपने आप को एक टाइटल भी देता है। and burnt it to the ground in the revenge for the treatment that had been meted out to his brother at Ghazni। और अपने भाई का ये बदला लेता है, जो सुल्तान अलाउद्दीन होता है ना, अपने भाई का बदला लेता है। बदला कैसे लेता है कि पहले जैसे मैंने बताया ये कहाँ काम करते थे? ये गजनविड्स के अंदर रह के काम करते थे, और जो गजनविड्स हैं वो उसके भाई को वो इज्जत नहीं देते हैं जो मिलनी चाहिए थी, तो इसी और उसके भाई को वहाँ से भगा देते हैं। तो इसीलिए जैसे ही सुल्तान अलाउद्दीन है, इसको जैसे ही मौका मिलता है ये सबसे पहले जो वो गजनविड्स एम्पायर के खिलाफ जाके वहाँ पर विद्रोह छेड़ देता है और उनको हटा के जो गुरिड्स डायनेस्टी है उसको स्टैब्लिश कर देता।
The rising power of the Khwarizm Empire severely limited the Central Asian ambition of the Ghurid, and Khurasan, which was the bone of the contention between the two, and was soon conquered by Khwarizm Shah. अब यहाँ पर एक साइड तो कौन आ गया, ये गुरिड्स आ गए, ठीक है, और दूसरी साइड कौन थे, खुराशन, ठीक है। खुराशन पे किसका रोल होगा, वो होगा ख्वारिज़म शाह का। ये ख्वारिशन के लिए इन दोनों में भी झगड़ा लगा रहता था, ठीक है, क्योंकि आप देख रहे हो ये ईरान और ये जो इसके बीच का जो ये वाला पार्ट है, अफगानिस्तान के जो बीच वाला पार्ट है, यहाँ पर खुरासान था जो बॉर्डर वाला एरिया था। दे लेफ्ट नो ऑप्शन फॉर द गुरिड बट टू लुक फॉर द एक्सपेंशन टूवर्ड इंडिया। तो जब भी ये गुरिड्स इधर वेस्ट साइड में और अपना एरिया बढ़ाने की कोशिश करते थे, इनको ये लगता था कि गजनविड्स को तो हरा ही दिया, ठीक है, अब इधर बढ़ते हैं। इधर कौन बैठे थे, ख्वारिज़म बैठे थे, और जो ये ख्वारिज़म एम्पायर थी ये अपने आप में बहुत ही स्ट्रॉन्ग एम्पायर थी। तो जैसे ही गुरिड्स इधर करने की कोशिश करते थे तो ये जो ख्वारिज़म एम्पायर है इनको हरा के वापस से इधर ही धक्का दे दिया करती थी। तो इसीलिए अब गुरिड्स के पास इधर वेस्ट में तो कोई ऑप्शन बचा नहीं पड़ने का, क्योंकि ख्वारिज़म जो एम्पायर है वो बैठी है यहाँ पर, जो ख्वारिज़म शाह है, ख्वारिज़म एम्पायर के रूलर, वो बैठा हुआ है। तो इसलिए इन्होंने सोचा अब इधर नहीं जाके हम क्या करते हैं, इंडिया में ईस्टर्न साइड पर हम घुसने की कोशिश करते हैं, अब इंडिया को कॉन्क्वायर करते हैं। तो उनका जो एक्सपेंशन है वो इंडिया की तरफ स्टार्ट हो जाता है। 1173 में शहाबुद्दीन मोहम्मद, ठीक है, शहाबुद्दीन मोहम्मद ऑल्सो नॉन एज मुइज़ुद्दीन मोहम्मद बिन साम, ये मोहम्मद गौरी का नाम सबने सुना है, तो ये मोहम्मद गौरी का ही पूरा नाम है, ये इंसान कोई और नहीं बल्कि मोहम्मद गौरी ही है। ये आ गया गजनी के थ्रोन पर, ठीक है। वाइल हिज एल्डर ब्रदर वॉज रूलिंग एट गुड, और इसका जो एल्डर ब्रदर था वो कहाँ पर रूल कर रहा था, वो गुड पे रूल कर रहा था। प्रोसीडिंग बाय वे ऑफ द गोमल पास मुइज़ुद्दीन मोहम्मद कॉन्क्वायर्ड मुल्तान। अब ये चाहता था जो मोहम्मद गौरी है वो अब अपना एरिया बढ़ाना चाहता था, तो ये गोमल पास के होते हुए ये इसने मुल्तान को कॉन्क्वायर कर लिया और उच को कॉन्क्वायर कर लिया। अब 1178 में इसने क्या सोचा कि अब मैं गुजरात को कॉन्क्वायर करूँगा, तो अपनी आर्मी को लेके ये गुजरात की तरफ चल दिया, ठीक है, डेजर्ट वगैरह क्रॉस करके इसने वहाँ से पूरा प्लान तैयार कर लिया। लेकिन वहाँ इसे गुजरात रूलर मिलते हैं जो उसको बहुत ही बुरी तरह हरा देते हैं माउंट आबू आबू के पास, ठीक है, तो ये इसके मकसद में इसको कामयाब नहीं होने देते हैं। मुइज़ुद्दीन मोहम्मद वॉज लकी इन एस्केपिंग अलाइव, बड़ी मुश्किल से अपनी जान बचा के ये वहाँ से बाहर निकला। ही नाउ रियलाइज द नेसेसिटी ऑफ क्रिएटिंग अ सुटेबल बेस इन द पंजाब। तो इसको अब इतना तो पता चल गया था कि यहाँ पर सबसे पहले ना इसको अपना बेस तैयार करना पड़ेगा। तो पंजाब तो पहले भी इन्हीं के कब्जे में था, जो गुरिड्स थे इन्हीं के कब्जे में था, तो इसने अपना एक बहुत ही अच्छा सुटेबल बेस तैयार कर लिया। कहाँ पर, पंजाब में, कि यहाँ पर पंजाब में पहले खुद को स्ट्रॉन्ग करना है, उसके बाद फिर मैं इंडिया के अंदर कॉन्क्वेस्ट करने के लिए जाऊँगा। इसने एक कैंपेन लॉन्च करा, गजनविड पोजेशन इन द पंजाब, ठीक है, एंड बाय 1190 मुइज़ुद्दीन मोहम्मद हैड कॉन्क्वायर्ड पेशावर। और अब इसने 1190 में जब इसको लगा कि हाँ अब मैं पूरी तरह से मजबूत हो चुका हूँ, इसने फिर 1190 में पेशावर को कॉन्क्वायर किया, लाहौर को कॉन्क्वायर किया, सियालकोट को कॉन्क्वायर किया, ठीक है। अब जब इसने इतनी सब जगह को कॉन्क्वायर कर लिया तो अब इसकी जो लालच है वो यहाँ पर नहीं रुका। अब इसने सोचा अब मैं दिल्ली को करूँगा और जो गंगा का दोआब है उसको, क्योंकि गैंगेटिक दोआब का नाम बहुत था शुरू से ही, क्योंकि वहाँ पर बहुत ही नेचुरल रिसोर्सेज बहुत ज़्यादा अवेलेबल थी, तो इसलिए इसका लालच अब दिल्ली और जो गंगा दोआब है उसकी तरफ बढ़ गया। किसका, मोहम्मद गौरी का। मीन वाइल इवेंट हैड नॉट बीन स्टैंडिंग स्टिल इन द नॉर्थ इंडिया। लेकिन जिस तरह से पहले जो गजनवी आ रहे थे ना, जो गजनवी एम्पायर के रूलर थे, जो वो आ रहे थे यहाँ पर प्लंडर करने के लिए, लूटपाट करने के लिए या कॉन्क्वायर करने के लिए, उनके लिए उस समय आसान था क्योंकि यहाँ पर उतने ज़्यादा स्ट्रॉन्ग स्टेट्स नहीं थे। लेकिन अब इनके लिए ईजी नहीं होने वाला है, क्योंकि यहाँ पर पावर बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी थी दिल्ली की तरफ। चौहान पावर, ठीक है, ये बहुत बढ़ चुके थे। चौहान रूलर्स हैड डिफीटेड किल्ड अ लार्ज नंबर ऑफ तुर्क्स हु हैड टायर्ड टू इन्वेड राजस्थान। जो भी राजस्थान में घुसने की कोशिश करता था, बहुत सारे नंबर्स में जो टर्क्स थे उनको चौहान जो रूलर्स थे उन्होंने मार दिया था, और जो पंजाब से भी घुसने की कोशिश करते थे ये लोग उनको भी मार देते थे। इन्होंने दिल्ली को भी कैप्चर कर लिया था, जो चौहान रूलर्स थे इन्होंने दिल्ली को भी कैप्चर कर लिया था। और किससे लिया था, ये जो तोमर रूलर्स थे उनसे लिया था। पहले जो दिल्ली था वो तोमर्स के पास था, लेकिन जो चौहान है वो तोमर से छीन के दिल्ली को अपना बना लेते हैं। और तो अब चौहान की जो पावर है वो बहुत ज़्यादा एक्सपेंड हो चुकी थी पंजाब तक, ओके। इसीलिए पंजाब के लिए चौहान और जो गजनविड रूलर्स हैं, ठीक है, उनमें इस एरिया के लिए झगड़ा लगा रहता था पहले से ही। अब आगे देखते हैं। अब फर्स्ट बैटल ऑफ तराइन ये कैसे होती है। बैटल बिटवीन दीज टू एम्बिशियस रूलर मुइज़ुद्दीन मोहम्मद एंड पृथ्वीराज वॉज इनएविटेबल। अब यहाँ पर इन दोनों के बीच में बैटल हो गई, दोनों यही अपने एरिया को एक्सपेंड करना चाहते थे। द कॉन्फ्लिक्ट स्टार्टेड विद राइवल क्लेम्स फॉर तबर हिंद। इनकी जो लड़ाई है वो कहाँ पर स्टार्ट होती है, तबर हिंद के लिए होती है। तबर हिंद कुछ और नहीं बल्कि पंजाब में जो बठिंडा है आज वही तबर हिंद था उस समय। तो इस तबर हिंद के लिए मोहम्मद गौरी में और ये
मतलब आप ये मान लो दोनों डायनेस्टीज में झगड़ा होता है। इन दिस बैटल विच वॉज फाउट एट तराइन इन 1191 गुरिद फोर्सेज वर कम्प्लीटली राउटेड। यहाँ पर अब 1191 में फर्स्ट बैटल ऑफ तराइन होती है, जिसमें जो मोहम्मद गौरी होता है, मुइजुद्दीन बोल दो चाहे मोहम्मद गौरी बोल दो, ये इसे अपनी जान तक बचानी मुश्किल हो जाती है। ठीक है, और यहाँ पर इसकी जान कैसे बचती है, एक यंग खलजी हॉर्समैन होता है, वो उसको घोड़े पे लेके भागता है, तो इसीलिए इसकी जान बच जाती है, वरना ये यहाँ मतलब नहीं बच पाता। पृथ्वीराज नाउ पुश्ड ऑन टू तबर हिंद एंड कॉन्क्वेस्ट इन आफ्टर अ 12 मंथ सीज। यहाँ पर अब जो तबर हिंद है वो किसके कंट्रोल में पहुंच गया, पृथ्वीराज चौहान के कंट्रोल में पहुंच गया, चौहान डायनेस्टी से थे। लिटिल अटेम्प्ट वॉज मेड बाय पृथ्वीराज टू आउट द गुरिड फ्रॉम द पंजाब। यहाँ से जो पृथ्वीराज चौहान है वो गुरिड्स को यहाँ से भगाने में पूरी तरह से कामयाब हो जाता है पंजाब से। Perhaps he felt that this was another recurrent Turkish raid and that a Ghurid ruler would be content to rule over the Punjab, and this gave Muizuddin Muhammad time to regroup his forces. अब यहाँ पर जो पृथ्वीराज चौहान है वो एक गलती तो यही कर देते हैं कि वो मोहम्मद गौरी को पूरी तरह से नहीं मारते, इसको छोड़ देते हैं। ऊपर से फिर ये ज़्यादा इस पर ध्यान भी नहीं देते हैं, ये सोचते ही नहीं है कि दोबारा से कोई अटैक वगैरह करेगा। और इसी बीच जो पृथ्वीराज चौहान होते हैं वो पंजाब पर अपना कंट्रोल करने में बिजी हो जाते हैं, और इसी बात का फ़ायदा मिलता है मोहम्मद गौरी को, और वो इतने टाइम में वापस से अपनी फोर्सेस को क्या कर लेता है, रीग्रुप कर लेता है फिर से दूसरी बैटल को स्टार्ट करने के लिए। ही रिजेक्टेड द प्रपोजल सेट टू बी मेड बाय पृथ्वीराज। ऐसा कहा जाता है कि पृथ्वीराज ने एक प्रपोजल भी भेजा था मोहम्मद गौरी के पास कि अगर वो चाहे तो पंजाब में रूल कर सकता है, लेकिन किसके अंडर रह के रूल करेगा, पृथ्वीराज चौहान के अंडर रह के रूल करेगा। द सेकेंड बैटल ऑफ तराइन, अब देखते हैं सेकेंड बैटल ऑफ तराइन कब हुई थी। तो उसके एक साल बाद ही 1192 में सेकेंड बैटल ऑफ तराइन होती है, और ये पूरे इतिहास को बदल के रख देती है। एक टर्निंग पॉइंट होता है ये इंडियन हिस्ट्री में, किस तरह से वो देखेंगे। मुइजुद्दीन मोहम्मद हैड मेड केयरफुल प्रिपरेशन फॉर द कॉन्क्वेस्ट। पिछली बार मोहम्मद गौरी इतनी बुरी तरह हारा था कि इस बार वो बहुत ही अच्छी तैयारी के साथ आता है। वो अपनी आर्मी के साथ आता है जिसमें 1,20,000 तो कम से कम सेना होती है, और बहुत ज़्यादा हैवी कैवलरी होती है, बहुत अच्छे अच्छे उसके पास टूल्स वेपन्स लेकर आता है। वो 10,000 माउंटेड आर्चर्स होते हैं। इट इज़ नॉट करेक्ट टू थिंक पृथ्वीराज वॉज निगलेंट ऑफ द अफेयर ऑफ द स्टेट एंड अवॉक टू द सिचुएशन वैन इट वॉज टू लेट। यहाँ पर ऐसा नहीं था कि पृथ्वीराज चौहान को कोई आइडिया ही नहीं था कि कोई अटैक नहीं हो सकता, कोई वॉर नहीं हो सकती, लेकिन कहीं ना कहीं वो उस चीज़ को थोड़ा हल्के में लेते रहते हैं कि पहले से पहले हरा दिया, ऐसी बाद में हरा दूंगा, और यही चीज़ उन पर भारी पड़ जाती है। इट इज़ ट्रू दैट एट दैट टाइम Skand, the general of the last victorious campaign, was engaged elsewhere as soon as Prithviraj realized the nature of the Ghurid threat, and he appealed to all the rajas of North India for help. यहाँ पर जब पृथ्वीराज चौहान जी को जो खतरा दिखाई देता है, क्योंकि अब वो जो गुरिड था वो तो पूरी ताकत के साथ आ रहा था उधर से, तो ये यहाँ पर जितने नॉर्थ इंडिया में रूलर्स होते हैं ये इनसे हेल्प मांगते हैं। एंड वी आर टोल्ड मैनी राजा सेंड कंटिजेंट टू हेल्प हिम। बहुत सारे जो राजा होते हैं वो उनकी हेल्प के लिए आर्मी को भी भेजते हैं और उनकी हेल्प करने के लिए आते हैं, सिवाय किसको छोड़ के, जयचंद को छोड़ के। जयचंद कौन था, रूलर ऑफ कन्नौज। हमने लास्ट लेक्चर में पढ़ा था जो जयचंद है, ऐसा कहा जाता है कि जो इसकी बेटी थी संयोगिता, ठीक है, पृथ्वीराज चौहान इसकी बेटी को लेके भाग गए थे, तो इसलिए जो जयचंद है वो इनको पसंद नहीं करता था, ठीक है, तो इसलिए ये अपनी आर्मी को इनके पास नहीं भेजता। लेकिन बहुत सारे हिस्टोरियन ऐसे हैं जो इस बात को सच नहीं मानते कि यही बात है कि सही में उसकी डॉटर को लेकर गए थे, तो इस बात में वो उनको कोई सच्चाई नहीं दिखती है। उनका मानना ये है कि जो जयचंद था वो भी एक रूलर था, ठीक है, ये गढ़वाल डायनेस्टी से बिलोंग करता था। जो पृथ्वीराज थे वो चौहान डायनेस्टी से बिलोंग करते थे, और जैसे कि हमने लास्ट लेक्चर में पढ़ा था कि जो राजपूत थे ये आपस में भी लड़ते रहते थे, तो इसीलिए जो जयचंद थे वो पृथ्वीराज चौहान को पसंद नहीं करते थे, क्योंकि इनका भी आपस में पहले से वॉर वगैरह चलते रहते थे, क्योंकि ये अलग अलग डायनेस्टी के रूलर्स थे। अब यहाँ पर एक स्टोरी है, आप सबने पढ़ी भी होगी और उसमें मूवीज़ वगैरह भी बनती रहती हैं। द स्टोरी वॉज रिटन एंड मच लेटर एज रोमांस बाय द पोइट चंद्र बरदाई। और ये जो स्टोरी किसने लिखी है, चंद्र बरदाई ने लिखी है, जिस पर रिसेंट अभी मूवी भी बनी है। एंड एज वी हैव देयर हैड बीन एन ओल्ड आउटस्टैंडिंग राइवलरी बिटवीन दीज टू स्टेट एंड इट इज़ नॉट सरप्राइजिंग दैट जयचंद स्टेड अवे। और उसमें हमें पता चलता है कि किस तरह से जो दोनों डायनेस्टीज़ हैं इन दोनों के बीच में शुरू से पहले से ही झगड़ा था, इसीलिए जो जयचंद है वो इनके हेल्प के लिए नहीं आता है। पृथ्वीराज चौहान जी की जो आर्मी थी वो भी कोई कम नहीं थी, इनकी भी एक बहुत बड़ी फोर्स थी, ठीक है, जिसमें 3 लाख आदमी थे, और बहुत सारे इनके पास एलिफेंट भी थे, 300 एलिफेंट भी थे। इनकी जो स्ट्रेंथ थी फोर्स की, ठीक है, वो भी मतलब काफ़ी अच्छी, हम कहेंगे काफ़ी अच्छी आर्मी थी। नंबर्स में इनके पास जो आर्मी थी वो ज़्यादा थी। द न्यूमेरिकल स्ट्रेंथ ऑफ इंडियन फोर्सेज वर प्रोबेबली ग्रेटर। लेकिन यहाँ पर जो तुर्किश आर्मी थी वो भले ही उसके पास उतने ज़्यादा सोल्जर नहीं थे जितने ज़्यादा सोल्जर इंडियन आर्मी में थे, लेकिन वो बहुत अच्छे से ऑर्गेनाइज थी। The battle was mainly a battle between cavalry
and the superior organization skill, speed of movements of the Turkish cavalry, they are mounted archers and heavy cavalry ultimately decided the issue. वैसे तो जो ये लड़ाई थी ये कैवलरीज के बीच में ही थी, उधर से भी और इधर से भी, लेकिन उसके बाद भी जो टर्किश कैवलरी थी वो बहुत अच्छे से ऑर्गेनाइज थी। होता है ना इसके पास स्किल बहुत ज़्यादा होती हैं, ठीक है, टेक्निक्स अच्छी होती है, तो वही चीज़ें उन लोगों के पास थी। तो यहाँ पर होता क्या है, बहुत सारे जो सोल्जर्स होते हैं इसमें सेकंड बैटल ऑफ तराइन में जो इंडियन सोल्जर्स होते हैं वो मारे जाते हैं। पृथ्वीराज चौहान एस्केप बट वॉज कैप्चर नियर सरस्वती। जो पृथ्वीराज चौहान होते हैं वो यहाँ से भाग निकलते हैं, लेकिन फिर भी वो पकड़े जाते हैं कहाँ पर, जो सरस्वती रिवर है उसके पास। जो टर्किश आर्मी होती है वो कैप्चर कर लेती है जो किले होते हैं हंसी में, सरस्वती, समाना, वहाँ पर जितने भी किले होते हैं वो सब जो टर्किश आर्मी है वो जीत लेती है। उसके बाद ये अजमेर को कैप्चर करती है। पृथ्वीराज was allowed to rule over Ajmer for some time. We have coin of this period giving the date and the legend Prithvi Raj Dev on one side and the other Shri Muhammad Sam on the other. देखिए अगर हम मूवीज़ को देखते हैं तो उसमें तो आपको ये दिखाया गया है कि यहाँ पर वो आंखों पे पट्टी बांध के फिर मोहम्मद गौरी को मार देते हैं। और यहाँ जैसे ही सेकंड बैटल ऑफ तराइन होती है तो वो पृथ्वीराज चौहान को यहाँ से मोहम्मद गौरी ले जाता है, ठीक है, गजनी ले जाता है। लेकिन यहाँ कुछ चीज़ें ऐसी हैं कि वो जो स्टोरी है वो हमें झूठी लगने लगती है। कैसे लगने लगती है, क्योंकि यहाँ पर उसके बाद ऐसा कहा गया है कि जो पृथ्वीराज है उनको मोहम्मद गौरी ने अलाउ कर दिया था कि वो अजमेर पर रूल कर सकते हैं। और ऐसा इसलिए कहते हैं हिस्टोरियन क्योंकि यहाँ पर उसके बाद के सेकंड बैटल ऑफ तराइन के होने के बाद का जो टाइम पीरियड है उसके कुछ कॉइन मिलते हैं, और वो कॉइन्स ऐसे हैं जिसपे एक साइड जो पृथ्वीराज है उनका नाम लिखा हुआ है और दूसरी साइड मोहम्मद गौरी का नाम लिखा हुआ है। तो ऐसा तो तभी हो सकता है ना कि अगर दोनों लोग वो मिल गए हों या उनमें कुछ ना कुछ एग्रीमेंट हुआ हो, तभी ये चीज़ें हो सकती हैं। बाकी स्टोरी जो मूवीज़ वगैरह है वो आपने भी देखी है, मैंने भी देखी है। Soon after Prithviraj was executed on a charge of conspiracy and Prithviraj's son succeeded him. इसके बाद ये कहा गया है इसके बाद जो पृथ्वीराज है उनके खिलाफ कोई कॉन्स्पिरेसी रची जाती है और जिसमें वो मारे जाते हैं, और उनके बाद उनको सक्सीड करता है उनका बेटा। दिल्ली को वापस से रीस्टोर कर लिया जाता है और वो किसको दे दिया जाता है, तोमर रूलर को दिया जाता है, जिनसे छीनी जाती है ना, चौहान डायनेस्टी जिनसे छीन लेती है दिल्ली को, वापस से उन्हीं के पास पहुंच जाती है। द रूलर ऑफ द दिल्ली वॉज आउस्टेड एंड दिल्ली वॉज मेड अ बेस फॉर फर्दर तुर्किश एडवांटेज इनटू द गंगा वैली। इस तरह से जो तुर्किश के लिए जो गंगा वैली थी वो एक एडवांटेज बन जाती है, क्योंकि किसी का भी रूल हो ऊपर से चलते हुए किसकी रही थी, इन्हीं की चल रही थी। फॉलोइंग अ रिबेलियन अ मुस्लिम आर्मी रिकैप्चर्ड अजमेर एंड इंस्टॉल्ड अ टर्किश जनरल देयर। अब यहाँ पर ये अजमेर किसके हाथ में पहुँच गया था, जो पृथ्वीराज चौहान है उनके बेटे के हाथ में पहुँच गया था। लेकिन यहाँ पर फिर कुछ ना कुछ कोई विद्रोह हो जाता है और उसके चलते वो अपने ही जनरल को, जो मुस्लिम आर्मी का ही जनरल होता है तुर्किश जनरल, उन्हीं को बैठा जाता है मोहम्मद गौरी। पृथ्वीराज सन मूव टू रणथंबोर। जो पृथ्वीराज चौहान का बेटा होता है जब उससे अजमेर को छीन लिया जाता है तो वो रणथंबोर की तरफ चला जाता है और वहाँ पर एक वो न्यू पावरफुल चौहान जो किंगडम है उसको फिर से इस्टेब्लिश करता है रणथंबोर की तरफ जाके। जो दिल्ली का एरिया था और जो ईस्टर्न राजस्थान था वो सब किसके पास पहुंच जाता है, वो वापस से जो तुर्किश रूलर है उनके पास पहुंच जाता है। ओके, तो ये था हमारा कि नॉर्दर्न इंडिया में किस तरह से जो तुर्किश एम्पायर थी वो पूरी तरह से यहाँ पर अपना रूल इस्टेब्लिश करती है। बाकी हमने देख लिया मोहम्मद गौरी का क्या रोल रहा है, पृथ्वीराज चौहान जी का क्या रोल रहा है, फर्स्ट बैटल सेकेंड बैटल दोनों के बारे में देख लिया है। अब हमारा नेक्स्ट जो टॉपिक है वो है इसमें कि जो ये टर्किश कॉन्क्वेस्ट है ये नॉर्दर्न इंडिया तक तो पहुँच गया, अब ये बिहार और बंगाल में किस तरह से आगे और फ्लरिश करेगा। तो इस पार्ट में के लिए इतना ही, बाकी हम हमारे नेक्स्ट पार्ट में पढ़ेंगे। ये पार्ट आपको कैसा लगा प्लीज़ मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर देना, शेयर कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू।